अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं अब्दुल्ला वसीम ख़ान नदवी भोपाल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ज़कात के मसले के अंदर कुछ हज़रात ने और वज़ाहत चाही थी, तो ज़कात के मसले के अंदर वज़ाहत पेश करने के लिए उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हज़रात भी उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और दूसरों तक भी उसको पहुँचाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो ये जान लें कि किन चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ है। तो उसका जवाब ये है कि सोने चांदी की हर चीज़ के अंदर ज़कात फ़र्ज़ है, चाहे वो ज़ेवर हो, बर्तन हो, बटन हो, बिस्किट हो, गोटा हो, ठप्पा और ज़री जो कपड़े में लगे हुए होते हैं वो हो। इसी के साथ में चाहे वो इस्तेमाल के हों या इस्तेमाल से बाहर के हों, हर हाल में उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। हर हाल में उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब सोना कितना होना चाहिए? तो अगर किसी आदमी के पास खाली सोना है, चांदी भी नहीं है, नक़द पैसे भी नहीं है, तिजारत और कारोबार और बिज़नेस वाला सामान भी नहीं है, तो अब उस आदमी के ऊपर ज़कात कब फ़र्ज़ होगी, कितना सोना होना चाहिए तो फ़र्ज़ होगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर नक़द भी नहीं है, तिजारती सामान भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, खाली सोना है, तो फिर जब तक वो सोना 7.5 तोला नहीं होगा तब तक वो आदमी ज़कात के निसाब का मालिक नहीं होगा। और जब ज़कात के निसाब का मालिक नहीं है तो फिर ज़कात भी उसके ऊपर वाजिब और फ़र्ज़ नहीं। दूसरी चीज़ चांदी। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसके पास सिर्फ चांदी है, ना नक़द रुपए हैं, ना कोई तिजारती सामान है, ना सोना है, कुछ नहीं है उसके पास में, खाली चांदी है। तो अब कितनी चांदी होना चाहिए जिसके ऊपर ज़कात जो है, जिसकी वजह से उसके ऊपर फ़र्ज़ होगी या वाजिब होगी या वो ज़कात के निसाब का मालिक कहलाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि 52.5 तोला यानी 612 ग्राम चांदी उसके पास में होना चाहिए। जब तक वो 612 ग्राम चांदी उसके पास नहीं है तब तक वो ज़कात के निसाब का मालिक नहीं है। जब ज़कात के निसाब का मालिक नहीं है तो ज़कात भी उसके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब नहीं। इसी तरह से अगर किसी के पास खाली तिजारती सामान है या खाली नक़द पैसे हैं, तो कब वो ज़कात के निसाब का मालिक बनेगा और कब उसके ऊपर ज़कात वाजिब और फ़र्ज़ होगी? तो उसमें देखा जाएगा कि अगर उसके पास में जो नक़द रुपए हैं, अगर उनसे 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम चांदी ख़रीदी जा सकती है तो वो आदमी ज़कात के निसाब का मालिक है और उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। और अगर उतनी नक़द रकम से 612 ग्राम यानी 52.5 तोला चांदी नहीं ख़रीदी जा सकती तो वो आदमी ज़कात के निसाब का मालिक नहीं है, उसके ऊपर ज़कात भी फ़र्ज़ और वाजिब नहीं। इसी तरह से अगर किसी आदमी के पास तिजारत का सामान है, तो अब तिजारत और कारोबारी और बिज़नेस के सामान पर जो ज़कात फ़र्ज़ होगी वो कब होगी? वो उस वक्त होगी जब उसके पास जो सामान है उसकी कीमत इतनी हो जिससे 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम चांदी ख़रीदी जा सकती हो। अगर उतनी कीमत नहीं है तो वो आदमी ज़कात के निसाब का मालिक नहीं है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। और अगर उतनी कीमत का वो तिजारती सामान है, वो कारोबारी वो बिज़नेस पर्पस का सामान है जिससे 612 ग्राम चांदी ख़रीदी जा सकती है, तो वो आदमी ज़कात के निसाब का मालिक है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ और वाजिब है। अब किसी के पास सोना भी उतना नहीं है, चांदी भी उतनी नहीं है, नक़द पैसे भी उतने नहीं हैं, तिजारती सामान भी उतना नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े हैं। थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, थोड़ा तिजारती सामान है, थोड़े नक़द पैसे हैं। तो अब इन चारों चीज़ों की कीमत को मिलाया जाएगा और देखा जाएगा कि इन चारों चीज़ों की कीमत को मिलाकर 612 ग्राम चांदी ख़रीदी जा सकती है।
अगर ख़रीदी जा सकती है तो फिर वो आदमी ज़कात के निसाब का मालिक बन रहा है और उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ और वाजिब हो रही है। और अगर उन चारों चीज़ों को मिलाकर भी ज़कात के निसाब का मालिक नहीं बन रहा, 612 ग्राम चांदी नहीं ख़रीदी जा रही, तो वो आदमी ज़कात के निसाब का मालिक नहीं है, लिहाजा उसके ऊपर ज़कात भी फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। खाली जो तिजारती सामान है उसके अंदर कौन कौन से सामान आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मिसाल के तौर पर दुकान में भरा हुआ जो सामान है उसके ऊपर जो ज़कात फ़र्ज़ होगी, तो ज़कात में वो जो देगा तो किस अंदाज से उनकी कीमत निकालेगा और उनकी मिक़दार को निकालेगा। तो उसमें यह है कि बेचने ख़रीदने की कीमत नहीं लगाई जाएगी बल्कि बेचने की कीमत लगाई जाएगी उसके अंदर, कि ये जो मेरे पास में सामान है ये 1 लाख का बिकेगा, तो लिहाजा मेरा ये तिजारती सामान 1 लाख का है। अब 1 लाख में 612 ग्राम चांदी यकीनन ख़रीदी जा सकती है, लिहाजा अब मैं ज़कात के निसाब का मालिक हूँ। इस 1 लाख में से मुझे ज़कात अदा करना है। कितनी अदा करना है यह हम और आपको बखूबी पता है कि 40वां हिस्सा अदा करना है, 2.5% अपनी ज़कात हमको अदा करना है। इसी तरह से और कौन सा सामान तिजारती सामान के अंदर आएगा, तो शेयर मार्केट के जो शेयर होते हैं वो भी आएंगे। लेकिन बाज़ मरतबा शेयर ऐसे होते हैं कि जो फैक्ट्री की मशीनरी के होते हैं और बाज़ मरतबा फैक्ट्री के प्रोडक्ट के होते हैं, तो ये मालूम कर लिया जाए कि भाई हमारे जो ये शेयर हैं ये मशीनरी वाले हैं या क्या बोलते हैं प्रोडक्ट वाले हैं। अगर प्रोडक्ट वाले हैं तो फिर वो तिजारती सामान है, और मशीनरी वाले हैं तो फिर वो तिजारती सामान नहीं कहलाएगा। इसी तरह से कच्चा और पक्का माल जो फैक्ट्री के अंदर होता है वो भी तिजारती सामान है। इसी तरह से पूंजी जो हाट बाज़ार वालों के पास में होती है वो भी तिजारत के लिए होती है, तो वो भी तिजारती सामान कहलाएगी और तिजारत की पूंजी कहलाएगी। इसी तरह से घर, ज़मीन, फ्लैट और कार, बाइक अगर बेचने और ख़रीदने, कारोबार और बिज़नेस और तिजारत की गरज से हैं तो ये सब तिजारती सामान के दायरे में आएंगे। इनकी कीमत निकाली जाएगी। इनकी कीमत से अगर 612 ग्राम चांदी ख़रीदी जा रही है तो वो आदमी जिसके पास में ये है वो ज़कात के निसाब का मालिक हो जाएगा और उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी और फ़र्ज़ हो जाएगी। अच्छा, कौन सी चीज़ ज़कात में दे सकते हैं? अब जाहिर सी बात है हम ज़कात के निसाब के मालिक हैं, अब हमें ज़कात अदा करना है, तो अब हमें ज़कात कैसे अदा करेंगे, कौन सी चीज़ ज़कात के तौर पर देंगे? तो सोना भी ज़कात के तौर पर दे सकते हैं, चांदी भी ज़कात के तौर पर दी जा सकती है, तिजारती माल भी ज़कात के तौर पर दिया जा सकता है, या सोने की, चांदी की या तिजारती माल की कीमत ज़कात के तौर पर दी जा सकती है, या उतनी ही कीमत का, जितनी कीमत का सोना हम किसी को देना चाह रहे हैं, जितनी कीमत की चांदी है, जितनी कीमत का तिजारती सामान किसी को देना चाह रहे हैं, उतनी कीमत भी दी जा सकती है और उतनी कीमत का गल्ला या कपड़ा वगैरह भी किसी को दिया जा सकता है और सामान ख़रीद कर भी देना जायज़ है। इसी के साथ में अगर देखा जाए तो ज़कात की रकम से मकान तामीर करा के गरीबों को मालिक बनाकर दे देना, गरीबों को मालिक बनाकर दे देना ये भी जायज़ है। इससे भी हमारी ज़कात जो है वो अदा हो जाएगी। अब एक चीज़ और आती है, वो ये कि ज़कात के माल पर साल गुज़रना, बाज़े लोग इसको नहीं समझ पाते। देखिए, एक होता है वो मालदार जो अभी नया नया मालदार बना है और एक होता है वो मालदार जो बरसों से मालदार है, वो बरसों से ज़कात देता चला आ रहा है। अब उसके पास जितना माल है उसके ऊपर साल गुज़रना शर्त नहीं है, बल्कि साल में एक तारीख़, वो जिस तारीख़ को वो अपनी ज़कात देता है उस तारीख़ को उसके पास में जितना माल होगा उतने माल की उसको ज़कात देना पड़ेगी। बीच में लॉस हो गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं रहा, उससे कोई सरोकार नहीं, उससे कोई सरोकार नहीं। उस तारीख़ को, जिस तारीख़ को अपनी ज़कात, अब उस तारीख़ को करना क्या है? आम तौर पर बाज़ लोग कहते हैं कि साहब वो ज़कात कब निकालें। बाज़ लोग एडवांस में निकाल देते हैं, बाज़ लोग एडवांस में नहीं निकाल पाते, वक्त पर निकालते हैं, बाज़ लोग वक्त पर भी नहीं निकाल पाते बल्कि आइंदा निकालते हैं। तो अगला ज़कात का साल और अगले ज़कात के निकालने का दिन आने से पहले पहले पिछले साल की ज़कात हमारी क्लियर हो जाना चाहिए, पिछले साल की ज़कात हमारी क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे तो यह है कि जितनी जल्दी से मुस्तहिक़ों तक पहुंचा दें हम अपनी ज़कात उतना अच्छा है, लेकिन अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो बाज़ मरतबा गैर मुस्तहिक़ को भी दे देते हैं और हम तो सोच रहे होते हैं कि हमारी ज़कात अदा हो गई, लेकिन हमारी ज़कात अदा नहीं हो पाती।
हमारी ज़कात अदा नहीं हो पाती। तो क्या करना, अगर मुस्तहिक को तलाश करने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो रही है तो कोई हरज वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन करना क्या है, हमें ये करना है कि जिस तारीख़ को हम ज़कात निकालते हैं उस तारीख़ को हम पूरा हिसाब बना लें कि मेरे पास इतना माल है, लिहाजा इतने माल की मेरी इतनी ज़कात निकल रही है, तो अब मुझे आइंदा दिनों में जो ज़कात निकालना है वो इतने लाख रुपए मेरे पास हैं, तो लिहाजा मुझे इतने हज़ार रुपये की ज़कात निकालना है, ये करना है। मैंने आपको बताया कि एक होते हैं पुराने मालदार, एक होते हैं नए मालदार। तो नए मालदार और पुराने मालदार में फ़र्क ये है कि पुराने मालदार के लिए किसी भी माल पर साल गुजरना शर्त नहीं है, बल्कि साल की ज़कात निकालने की जो तारीख़ आएगी उस तारीख़ को जितना माल होगा उतने की उसको ज़कात निकालनी। लेकिन एक आदमी है कि जो पहले से मालदार नहीं है, लेकिन उसके पास में आज माल आ गया, मिसाल के तौर पर किसी ने उसको हदिया कर दिए 50,000। अब 50,000 में 612 ग्राम चांदी आसानी से ख़रीदी जा सकती है, तो लिहाजा वो ज़कात के निसाब का मालिक हो गया, मालदारों में आ गया। अब उसको भी ज़कात निकालना है, तो अब उसको आज ज़कात नहीं निकालना, बल्कि इस माल के ऊपर उसके क्या साल गुजरना शर्त है। अगर ये साल गुज़र गया उसके ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, वो आदमी ज़कात के निसाब का मालिक बनकर ज़कात अदा करेगा। और अगर साल गुज़रते गुज़रते वो माल ही ख़त्म हो गया तो फिर ज़कात भी नहीं, और अगर साल गुज़रते गुज़रते वो माल ही ख़त्म हो गया तो फिर ज़कात भी नहीं है उसके ऊपर। अच्छा, ज़कात मैं अभी आपको बताया कि ज़कात के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़कात के तौर पर दी जा सकती हैं। अब ज़कात किन किन को दे सकते हैं, तो वही लोग हैं, ज़कात का मसरफ़ 8 तरह के लोग हैं और 8 तरह के मसरफ़ हैं जो कुरान मजीद के अंदर बयान किए गए कि फ़कीरों के लिए हैं ज़कात। फ़कीर किसको कहते हैं? फ़कीर उसको कहते हैं कि जिसके पास कारोबार घर बार सब कुछ हो, लेकिन उसकी आमदनी उसके ख़र्चे में काफ़ी ना हो, तंगी और परेशानी से उसका गुजारा चलता हो। मिस्कीन दूसरा मसरफ़। मिस्कीन किसको कहते हैं? जिसके पास कारोबार भी ना हो, घर बार भी ना हो, बल्कि वो बिल्कुल बेयारो मददगार हो, वो भी ज़कात का मसरफ़ है, उसको भी अपनी ज़कात दे सकते। आमिलीन, इस्लामी हुकूमत की जानिब से ज़कात को वसूल करने पर मामूर जो लोग हैं उनको भी ज़कात में से उनको भी ज़कात दे सकते हैं। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़राኢ वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। जैसे कोई आदमी है, इसको 2 तरीक़े से वजाहत की गई है कि एक तो वो आदमी है कि जिसके शर से इस्लाम और मुसलमान महफूज नहीं है, आए दिन वो नुकसान पहुंचाता रहता है इस्लाम और मुसलमानों को, तो उसके शर से इस्लाम और मुसलमानों को बचाने के लिए मुसलमानों की ज़कात में से कुछ पैसा उसको दे दिया जाए ताकि वो मुसलमानों की नमक हलाली करने पर मजबूर हो जाए और सताने से बाज आ जाए। या फिर एक वो शख्स है जो अभी नया नया मुसलमान हुआ है, या नया नया मुसलमान हुआ है और जाहिर सी बात है कि अगर उसकी कमज़ोर हालत रही तो क्या होगा, मुमकिन है कि वो इस्लाम से फिर जाए और दोबारा अपनी पिछली ज़िंदगी में लौट जाए, तो उसके दिलजोई के लिए भी उसको ज़कात में से रकम दी जा सकती है, अगरचे कि वो मालदार ही क्यों ना हो। इसी तरह से एक चीज़ और कि एक आदमी है वो अभी मुसलमान नहीं है, लेकिन लग रहा है कि अगर इसको ज़कात के पैसों में से कुछ पैसे रुपये दिए गए तो इसका जब दुनियावी परेशानी दूर हो जाएगी तो खुले दिमाग से ये कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगा और इसके लिए सोचना आसान हो जाएगा, और जब ये खुले दिमाग से सोचेगा तो इस्लाम तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा और इस्लाम को बहुत अच्छे से कबूल कर लेगा, इस्लाम को बहुत अच्छे से कबूल कर लेगा, तो उसको भी ज़कात में से रकम दी जा सकती है। लेकिन ये बहुत कम मुफस्सिरीन और उलमा हैं जिन्होंने इस आयत से और आयत के इस जुमले से ये बातें ली हैं। अक्सर ने जो बात ली है वो वही ली है कि एक आदमी नया नया इस्लाम में दाखिल हुआ है तो उसकी दिलजोई के लिए उसके ऊपर पैसा ख़र्च किया जाए। 5वां जो है वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब, गर्दनें छुड़ाने के लिए, ग़ुलामों को आज़ाद कराने के लिए ज़कात की रकम को इस्तेमाल किया जाए। अब आज तो ग़ुलाम होते नहीं हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे हमारे मुस्लिम नौजवान हैं जो नाजायज़ मुक़द्दमात में फंसाकर जेलों के अंदर डाल दिए गए, तो उनको वहाँ से निकालने के लिए भी हम ज़कात की रकम को ख़र्च कर सकते हैं। अब उनके पास नहीं है इतना पैसा कि वो केस लड़कर अपनी बरात को साबित करें और अपनी यानी क्या बोलते हैं बेकसूर होने को साबित करके वहाँ से निकल सकें, तो इस मत से भी उनका केस लड़कर उनको वहाँ से निकालने। वल-गारिमीन, बहुत से लोग होते हैं जिनके ऊपर कर्ज़ का बोझ होता है और उनकी गर्दन ऐसी फंस जाती है कि वो किसी तौर नहीं निकलती, तो उनको कर्ज़ के बोझ से आज़ाद कराने के लिए, उनका कर्ज़ा देने के लिए भी ज़कात की रकम को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में भी, और अल्लाह के रास्ते बहुत से हैं, अल्लाह के रास्ते
बहुत से हैं। जैसे देखा जाए तो मदरसे भी अल्लाह के रास्ते के अंदर आते हैं, है ना, और इस्लामी मुआशरे की तरक्की की जो बुनियादें हैं वो भी अल्लाह के रास्ते के अंदर आती हैं, है ना, तो उसके अंदर भी ज़कात ख़र्च की जा सकती है। वबन सबील, और मुसाफिर को भी ज़कात की रकम में से पैसा दिया जाता है, यानी मुसाफिर भी ज़कात का मसरफ़ है। जैसे मुसाफिर वो आदमी मालदार है अपने देश के अंदर, अपने वतन के अंदर, लेकिन यहाँ उसके पास पैसे ख़त्म हो गए तो ज़कात की रकम से उसकी मदद की जाए। ये 8 मसरफ़ ज़कात के हैं। अब किन को देना चाहिए, ख़ास तौर से अगर फ़कीर हैं तो आम फ़कीरों को देना चाहिए या क्या, तो उसके बारे में बताया गया कि सबसे पहले उस तरह के लोगों को हम अपने रिश्तेदारों में तलाश करेंगे, फिर पड़ोसी और इलाके वालों में तलाश करेंगे, और जब इन सब में नहीं मिलेंगे तो फिर हम दूसरी जगह उनको तलाश करके उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब रिश्तेदारों में मिसाल के तौर पर ऐसे लोग हैं, लेकिन उनमें भी सब ऐसे नहीं हैं जिनको हमारी ज़कात लगेगी, उनमें से चंद लोग हैं जिनको हमारी ज़कात लगेगी, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हमारी ज़कात नहीं लगेगी, अगरचे कि वो तंग और हाल क्यों ना हो, परेशान हाल क्यों ना हो। सबसे पहले ये कि अगर हमारे रिश्तेदार में सैयद हैं तो उनको हमारी ज़कात नहीं लगेगी, बल्कि उनकी मदद हम जो करेंगे, उनकी जो एआनत करेंगे वो अलग से हदिये के तौर पर करेंगे, तोहफ़े के तौर पर करेंगे, ज़कात की रकम से नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इनको हमारी ज़कात नहीं लगेगी। इसी तरह से बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको भी हमारी ज़कात नहीं लगेगी। इनके अलावा जितने रिश्तेदार हैं सबको, फूफी को भी दी जा सकती है, खाला को भी दी जा सकती है, मामू को भी दी जा सकती है, चचा को भी दी जा सकती है, बड़े अब्बा को भी दी जा सकती है, बड़े अब्बा को भी, और इसी के साथ में बहन को भी दी जा सकती है, भाई को भी दी जा सकती है। हाँ, बीवी को नहीं दी जा सकती और शौहर को नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। तो किन को दे सकते हैं ये मैंने आपको बताया कि उनको दे सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, किन को ना दें ये भी जान लेना चाहिए कि उनको ना दें जिन पर ज़कात तो फ़र्ज़ ना हो, लेकिन ज़रूरत से ज़ायद ज़मीन, मकान या सामान उनके पास में हो, जिनके ऊपर ज़कात तो फ़र्ज़ ना हो लेकिन ज़रूरत से ज़ायद ज़मीन भी उनके पास में हो, सामान भी उनके पास में हो, मकान भी उनके पास में हो, और जिनकी कीमत अगर निकाली जाए वो ज़रूरत से ज़ायद सामान की, ज़मीन की, मकान की, तो वो निसाब से ज़्यादा हो जाए, वो निसाब से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो उस आदमी को ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह से वो चीज़ जिनमें ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, ज़ाहिर सी बात है जब हमने ये जाना कि कौन सी चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ है, जैसे कि शुरू से हमने बताया कि सोने पर, चांदी पर, नकद रुपया जिससे 612 ग्राम चांदी ख़रीदी जा, तिजारत का सामान जिससे 612 ग्राम चांदी ख़रीदी जा सकती है, उन सब पर ज़कात फ़र्ज़ है। किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है? ज़रूरत के सामान पर। अब ज़रूरत का सामान चाहे आपका मोबाइल है, आपकी कार है, आपकी बाइक है, आपका घर है, आपकी दुकान है, इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी के साथ में एक और चीज़, किराए के सामान पर भी ज़कात नहीं है। जैसे किराए से आपका पूरा शॉपिंग मॉल चलता है तो उस शॉपिंग मॉल पर ज़कात नहीं है। किराए से एक मकान चलता है, किराए से गाड़ी चलती है, उस गाड़ी पर ज़कात नहीं है आपके ऊपर, बल्कि गाड़ी से, शॉपिंग मॉल से, किराए मकान से जो किराया हासिल हो रहा है, अगर वो किराया आपके पास में जमा होता है और उस पर साल गुज़र जाता है और वो निसाब की मकदार को पहुंचता है, यानी उससे 612 ग्राम चांदी ख़रीदी जा सकती है, तो फिर क्या है कि उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। और अगर ये सब नहीं हो रहा तो फिर ज़कात भी वाजिब नहीं है, अगरचे कि 50,000 रुपये महीना आता है और हर महीने ख़र्च भी हो जाता है, अगरचे कि 50,000 रुपये महीना आता है और हर महीने ख़र्च भी होता है, कोई हर्ज नहीं। ये बातें थी जो मुझे ज़कात के ताल्लुक़ से थोड़ी वाज़ेह करना थी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सब बातें हम सब समझने की कोशिश करेंगे और इसके मुताबिक अपनी ज़कात को अदा करने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है कुछ बातें रह गई हों तो वो जब कोई सवाल करेगा तो इंशाअल्लाह उस वक़्त वो पेश कर दी जाएंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।